कक्षा 12 की आज की भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। पिछली क्लासेस में भी हम इस यूनिट के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हमने अध्ययन किए थे, तो आज हम इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे देखते हैं। पहली यूनिट के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे वैद्युत संधारित्र, या इसको हमने पिछली बार एक नाम और दिया था वैद्युत संधारित्र और परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत वैद्युत संधारित्र तथा परावैद्युत पदार्थ या वैद्युत संधारित्र वाला भाग या पार्ट चल रहा था आपका। तो इसके अंतर्गत हमने पिछली क्लासेस में अध्ययन किया था चालक और अचालक के बारे में। आज देखते हैं क्या अध्ययन करेंगे इसमें। आज हम इस क्लास के माध्यम से अध्ययन करेंगे परावैद्युत पदार्थ, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अध्ययन करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, चालक और अचालक के बारे में पढ़ा, तो चालक में तो सामान्यतः क्या होती है, चालक में विद्युत धारा प्रभावित हो जाती है और उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अचालकों में विद्युत धारा का प्रभाव नहीं हो पाता है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। किंतु कुछ अचालक पदार्थ इस प्रकार के होते हैं कि जब उनको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है या उन पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उस पर एक प्रकार का प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसमें विद्युत धारा का प्रभाव होने लगता है। तो इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ पर यही हमने डेफिनेशन दी है कि वे पदार्थ जो सामान्यतः अचालक पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, सामान्यतः जब तक उस पर वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा है, सामान्यतः अगर सामान्य रूप में है तो किसकी भांति व्यवहार करेगा, अचालक पदार्थों की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात जिनमें से सामान्यतः विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। अचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। तो वे पदार्थ जो सामान्यतः अचालक पदार्थों की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात जिनमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, किंतु क्या है, किंतु इन पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, किंतु जब इनको वैद्युत क्षेत्र इन पर आरोपित करते हैं इन पदार्थों पर, तो क्या होता है, प्रेरित आवेश प्रेरित हो जाता है इन पर। आगे देखेंगे हम कैसे प्रेरित होगा। आवेश प्रेरित हो जाता है इन पदार्थों पर और विद्युत धारा का प्रभाव उसमें होने लगता है। आवेश जब उत्पन्न हो जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो क्या हो गया परावैद्युत पदार्थ, कि ऐसे पदार्थ जो सामान्यतः अचालकों की भांति कार्य करते हैं, अर्थात जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है सामान्यतः, किंतु अगर इन पर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो इनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं पदार्थों को हम क्या कहलाते, यही पदार्थ क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे प्लास्टिक है, कांच है, अब्रक है, माइका है। आगे हम और भी देखेंगे, अभी हम इनको डिवाइड करेंगे, दो इनका वर्गीकरण करेंगे परावैद्युत पदार्थ का। तो उसमें बहुत सारे पदार्थ आ जाएंगे आपका, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, HCl है, H2S है, ठीक है, अमोनिया है। इस प्रकार बहुत सारे पदार्थ और भी हैं परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं। ठीक, ये कुछ उदाहरण हमने यहाँ पर दिए हैं परावैद्युत पदार्थों के। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो परावैद्युत पदार्थ यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की डेफिनेशन थी। अब जो इसमें अगला टॉपिक है, परावैद्युत पदार्थ के प्रकार। कितने प्रकार के परावैद्युत पदार्थ होते हैं? तो सामान्यतः परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। और दूसरा है ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये दो प्रकार के पदार्थ हैं, परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इनका अध्ययन हमने करना है, तो इनका अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, पहले वाले को, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ।
तो ये पहला है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला पॉइंट वाइज देखते हैं। इसमें ये पहला पॉइंट हमने लिखा है इसमें कि ऐसा परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणु या अणु में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के गुरुत्व केंद्र संपाती होते हैं। गुरुत्व केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि ऐसे परावैद्युत पदार्थ, और परावैद्युत पदार्थ किससे बनकर बना होता है, आपको मालूम है, परमाणु या अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसमें जो परमाणु या अणु हैं, ठीक है, तो उसके परमाणुओं या अणुओं में जो धनायन या ऋणायन हैं, उनका अगर गुरुत्व केंद्र एक ही जगह पर है, एक ही स्थान पर है, अधिव्यापित है, ओवरलैपिंग है, यानी संपाती है, कहने का मतलब एक दूसरे के ऊपर है, एक ही जगह पर हैं धनायन और ऋणायन के गुरुत्व केंद्र। अगर ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनमें धनायन और ऋणायन क्या हों, एक ही स्थान पर हों, एक ही जगह पर हों, धनायन और ऋणायन के गुरुत्व केंद्र क्या हों, एक ही स्थान पर हों, यानी संपाती हो, ओवरलैपिंग हो वहां पर, तो हम क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यदि आपके मान लीजिए धनायन है और ऋणायन है, धनायन और ऋणायन एक ही जगह पर है, एक ही स्थान पर है, एक ही बिंदु पर, मान लीजिए बिंदु है, यहीं पर धनायन भी है और यहीं पर क्या है, ये ऋणायन भी है। इसी गुरुत्व केंद्र पर किसी पदार्थ का जो गुरुत्व केंद्र होता है, अगर ऐसे पदार्थ जिनके धनायन और ऋणायन के गुरुत्व केंद्र एक ही स्थान पर हों, संपाती हों, मतलब एक ही स्थान पर हों, तो कैसे पदार्थ कहलाएंगे, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाएंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं। ये पहला पॉइंट है। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। तो इसका अगला पॉइंट जो है वह है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के गुरुत्व केंद्र संपाती होने से इनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, जिससे उनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य हो जाता है, इसलिए ये पदार्थ अध्रुवीय पदार्थ कहलाते हैं। अभी आपने पहला जो पॉइंट था उसमें देखा कि जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं और उनमें उपस्थित जो परमाणु और अणु हैं, उनके धनायन और ऋणायन एक ही स्थान पर हैं। धनायन और ऋणायन क्या है, एक स्थान पर होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक स्थान पर होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो गुरुत्व केंद्र है संपाती होता है। ठीक है, क्या अध्ययन किया हमने, जो पहला पॉइंट था कि जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के परमाणु हैं उसमें उपस्थित जो धनायन और ऋणायन हैं, धनायन और ऋणायन जो होते हैं उनके गुरुत्व केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं। संपाती होने का मतलब एक स्थान पर होते हैं। तो जब वो एक स्थान पर होंगे धनायन और ऋणायन, यानी संपाती होंगे उनके गुरुत्व केंद्र, तो क्या होगा, उनके बीच की दूरी कितनी होगी, धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, शून्य, उनके बीच कोई भी दूरी नहीं होगी। तो अब इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे P बराबर Q इंटू 2L, आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में पढ़ा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल p बराबर Q इंटू 2L। 2L क्या होती है, धनावेश और ऋणावेश के बीच की दूरी, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो धनावेश और ऋणावेश है वो एक ही स्थान पर है, यानी संपाती है। एक स्थान पर होने के कारण 2L का मान कितना हो गया, 0, उनके बीच की दूरी शून्य हो गई, तो कितना हो जाएगा, Q इंटू 0 हो जाएगा। तो जो अब P का मान आ जाएगा, P का मान कितना आ जाएगा, Q इंटू 0 कितना होगा, 0, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। किसका, उस अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का। क्यों होता है उस अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी स्मॉल p शून्य क्यों होता है, क्योंकि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में धनावेश और ऋणावेश जो होते हैं, धनायन और ऋणायन जो होते हैं, उनके गुरुत्व केंद्र संपाती होते हैं, एक स्थान पर होते हैं, इसलिए उनके बीच की दूरी कितनी होती है, जो 2L होती है, उनके बीच की दूरी वो शून्य होती है। तो इस कारण से उनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य होता है। जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। यानी इसमें दो ध्रुव नहीं बन रहे हैं, दो ध्रुवीय नहीं है। दो ध्रुव का मतलब एक धनावेश और ऋणावेश अलग अलग नहीं है,
ध्रुवीय कब होता, ध्रुव का मतलब होता है कि एक धनावेश और एक ऋणावेश अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश अलग अलग नहीं है, एक स्थान पर है, तो इसलिए ये क्या बन रहा है, दो ध्रुव नहीं बन रहे हैं यहाँ पर, या हम कह सकते हैं यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो धनायन और ऋणायनों के गुरुत्व केंद्र हैं वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं, जिससे उनके बीच की दूरी शून्य हो जाती है, अर्थात उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो स्मॉल p है वो उसका मान कितना होगा, शून्य होगा, जैसा अभी हमने आपको बताया। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, दो ध्रुव नहीं बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब जो ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं, इनमें जो आवेश होता है सिमेट्रिकल होता है, सममित रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित होगा, ठीक है ना, सममित, सिमेट्रिकली वितरित होता है, सममित रूप से वितरित होता है। तो इसके उदाहरण हैं कुछ, ये जो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, Cl2 है, क्लोरीन है। तो ये कुछ उदाहरण है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों की, ठीक है। तो ये है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोल सकते हैं, मटेरियल आप कह सकते हैं। अब जो ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम का प्रयोग किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं परावैद्युत पदार्थ कहाँ रखा गया है, सामान्य अवस्था में है, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति, E बराबर 0 है। E का मतलब बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब 0 है, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, उपस्थित नहीं है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना, E = 0 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये सिमेट्रिकल रूप से ये धनावेश और ऋणावेश है, सिमेट्रिकल रूप से, और एक स्थान पर धनावेश और ऋणावेश आपके हैं, गुरुत्व केंद्र के एक स्थान पर है, धनावेश और ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र एक स्थान पर है, ठीक है। कहाँ हो गई, नाभिक में ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने ये दिखा रखा है, पूरा पदार्थ दिखा रखा है, जैसे ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इसके विभिन्न परमाणु या अणु हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जो हरे सर्किल हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इनके गुरुत्व केंद्र धनावेश और ऋणावेश एक स्थान पर है, यहाँ पर भी धनावेश और ऋणावेश एक स्थान पर है, सब जगह धनावेश और ऋणावेश एक स्थान पर है, और सारे परमाणु लगभग एक जैसे हैं, आप देख रहे होंगे सिमेट्रिकल रूप से जो आवेश वितरित है पूरे पदार्थ में। जो अध्रुवीय जो परावैद्युत पदार्थ है, इसमें जो आवेश सिमेट्रिकल रूप से वितरित है, जो तीसरा पॉइंट था, और दूसरा धनावेश और ऋणावेश क्या है, एक ही स्थान पर हैं, उनके गुरुत्व केंद्र एक स्थान पर हैं, यानी संपाती, ठीक है। तो ये कब स्थिति है, जब E = 0 है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र, कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया आपने अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर, ठीक है ना, कोई आपने बाहर से वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, सामान्य अवस्था में है, तो ये स्थिति होती है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों की, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसमें जो नेक्स्ट हमारा है दूसरा, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। अभी तो हमने अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ देखा, अध्रुवीय नॉन पोलर, अब पोलर ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ या पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसके पॉइंट देखते हैं क्या होता है। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके परमाणु या अणु में धनायनों और ऋणायनों के गुरुत्व केंद्र संपाती नहीं होते हैं, देखो वहाँ संपाती थे, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में धनायनों और ऋणायनों के गुरुत्व केंद्र क्या थे, संपाती थे, एक स्थान पर थे। यहाँ पर संपाती नहीं है, संपाती नहीं होते हैं, यानी ये अलग अलग स्थानों पर होते हैं, एक स्थान पर, एक ही जगह पर नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही। जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होते हैं, उनके परमाणुओं या अणुओं में जो धनायन और ऋणायन है, उनके गुरुत्व केंद्र संपाती नहीं होते हैं, यानी वो एक स्थान पर नहीं होते हैं, अलग अलग स्थानों पर होते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब देखें क्या होगा अगर ये एक स्थान पर नहीं होंगे। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में हमने कहा कि गुरुत्व केंद्र धनायनों और ऋणायनों के गुरुत्व केंद्र के स्थान पर नहीं है, तो अगर ये एक स्थान पर नहीं होंगे, धनायन और ऋणायन एक स्थान पर नहीं होंगे, अभी तो एक स्थान पर थे, अब कैसे, एक धनायन इधर है और एक ऋणायन इधर है। अभी तो P बिंदु था, तो P बिंदु पर ही ये धनायन और ऋणायन थे। अब एक मान लीजिए यहाँ A बिंदु पर है धनायन और ये B बिंदु पर ऋणायन, अलग अलग हो गए, तो अब ये दो ध्रुव बन गए। अब इनके बीच की दूरी भी होगी, 2L का कुछ मान होगा। तो अब जब 2L का मान होगा तो P का मान क्या नहीं होगा, यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2L होता है, हमें मालूम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, तो 2L का मान अब 0 नहीं होगा। जब 2L का मान 0 नहीं होगा तो P का मान भी 0 नहीं होगा।
तो कहने का मतलब ये है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके धनायन और ऋणायनों के बीच की जो दूरी होती है, धनायनों और ऋणायनों के बीच की दूरी क्या होती है? शून्य नहीं होती है। शून्य क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये संपाती नहीं होते। क्या है? आप फिर से समझ लीजिए इसको। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है उनके गुरुत्व केंद्र संपाती नहीं होते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के परमाणुओं या अणुओं के जो धनायन और ऋणायन है, धनायन और ऋणायन, ये संपाती नहीं होते हैं। अब ये अलग अलग स्थानों पर होते हैं, इनके गुरुत्व केंद्र संपाती नहीं होते। किसके? ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में जो धनायन और ऋणायन है उनके गुरुत्व केंद्र अब क्या नहीं होते हैं? संपाती नहीं होते हैं। तो अब इनके बीच की दूरी क्या होगी? कुछ होगी, 2L होगी। जैसे अध्रुव में 0 थी, एक स्थान पे थे तो 0 थी बीच की दूरी, यहाँ पर कुछ दूरी होगी 2L। तो यहाँ पर अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। P बराबर Q इंटू 2L। 2L शून्य नहीं होगा तो P का कोई मान होगा। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत जो ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होता है उनका एक अस्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अस्थायी होता है, अस्थायी तो होता है किंतु यह असमान रूप से वितरित रहता है। ठीक है ना? असमान रूप से क्या रहता है? ये वितरित रहता है। इसको आगे हम एक डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने दूसरा पॉइंट लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक वही है कि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के परमाणुओं में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के गुरुत्व केंद्रों के बीच की दूरी शून्य नहीं होती है। शून्य नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि संपाती नहीं है तो शून्य नहीं होगी, जिससे इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या नहीं होता है? शून्य नहीं होता है। स्मॉल p जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो शून्य नहीं होगा। इससे क्या होगा? इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अस्थायी होता है, मतलब इसमें होता है, परमानेंटली होता है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जब शून्य नहीं है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मतलब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में क्या होता है? सामान्य अवस्था में भी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, किंतु यहाँ पर एक कंडीशन है, वो तो होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो होगा, किंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में E बराबर 0, जब E बराबर 0 होगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 होगा। उस स्थिति में जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इस पदार्थ का, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का, वो क्या होता है? अनियमित रूप से वितरित रहता है, असमान रूप से वितरित रहता है। होता तो है उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p तो होगा। कब? जब E बराबर 0 होगा, तब ध्रुवीय जो परावैद्युत पदार्थ है, जब E बराबर 0 होगा, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, यानी जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा गया होगा, तो उस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ न कुछ मान होता है, अस्थायी मान होता है, परमानेंटली मान होता है। किंतु बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसा वितरित रहता है? उसमें अनियमित रूप से वितरित रहता है। ठीक है, अब तीसरी स्थिति, अगर वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, अभी तो वैद्युत क्षेत्र 0 था, E बराबर 0 था अभी तक, अब 0 ना हो, अगर E बराबर 0 नहीं है तो अभी तक जो उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अनियमित रूप से वितरित था, अब वो क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। यानी जो P की दिशा, स्मॉल p वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, और जो E की दिशा है, जो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र आपने लगाया है, उन दोनों की दिशा एक ही हो जाएगी। कब? जब आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को, सॉरी क्या बोलेंगे, जब ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को आप कहाँ रख देंगे? वैद्युत क्षेत्र E में रख देंगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र E में रख देंगे, तब P की दिशा E की दिशा में हो जाएगी। बात समझ में आई? इसको अभी डायग्राम से हम आगे और क्लियर समझेंगे। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर अग्रसित हो जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र जब आप ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को रखते हैं तो इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ध्रुवीय पदार्थों का, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अग्रसित हो जाती है, उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाती है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ये प्रक्रिया तब तक चलती जाएगी जब तक पूरे परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में ना हो जाए? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में न हो जाए। जितना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर है, वो सारा का सारा जब तक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये 3 पॉइंट हैं। ये दूसरा और तीसरा थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको चित्र के माध्यम से आगे हम समझेंगे। इसमें पहले उदाहरण देख लेते हैं। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के उदाहरण है, जैसे पानी है, H2O है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
NH3 है, अमोनिया है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। इस प्रकार से बहुत सारे पदार्थ हैं। ये कुछ हमने उदाहरण दिए हैं यहाँ पर, और भी उदाहरण हैं इसके। ठीक है, ये उदाहरण लिखने के लिए भी आ जाता है कभी कभी कि ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों के उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो ये उदाहरण हमने आपको बता दिए हैं। अब जो ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखो धनावेश एक कोने पे आ गया और ऋणावेश इधर है सारा। ठीक है, ऋणावेश एक साइड पे आ गया, धनावेश एक साइड में आ गया। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे धनावेश इस साइड में, ऋणावेश इधर है। ठीक है, धनावेश इधर है, ऋणावेश इधर है, यानी एक ही स्थान पर नहीं है धनावेश और ऋणावेश। आप देख रहे होंगे जब E बराबर 0 है, ये E बराबर 0 है, जब आपने अध्रुवीय, कैसे पदार्थ हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये जो ये पदार्थ है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये जो बॉक्स के अंदर है ये अध्रुवीय पदार्थ को, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को प्रदर्शित कर रहा है। ये भी क्या, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को प्रदर्शित कर रहा है। पर स्थिति कब है, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र E 0 है, यानी आपने इस पदार्थ को सामान्य अवस्था में रखा है, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की में नहीं रखा हुआ है। तो उस समय क्या होगा, ये धनावेश और ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र संपाती नहीं है। देखो पहले वाले में ये ठीक सेंटर में था ये धनावेश, अब ये एक कोने पे आ गया, यानी धनावेश और ऋणावेश संपाती नहीं है। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप धनावेश और ऋणावेश की स्थिति, यहाँ भी इनमें देख लो जितने भी परमाणु धनावेश और ऋणावेश क्या है, एक स्थान पर नहीं, अलग अलग स्थानों पर है। किंतु यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी वो अलग होगी। इसकी जैसे इसकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर को हो गई, इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा यहाँ हो गई, इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर को हो गई, इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर को है, इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर को है, इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर को है। देखो अनियमित है, वैद्युत क्षेत्र में तो नहीं रखा हुआ आपने, वैद्युत क्षेत्र में तो नहीं है, परमानेंटली इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, P का मान होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश अलग अलग दूरी पर है, संपाती नहीं है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो है, P तो है इसके अंदर ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर। किंतु ये अनियमित है, देखो किसी की डायरेक्शन ऊपर को है, किसी की बाएं को है, किसी को दाएं को, किसी को नीचे को है, किसकी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, तो ये अनियमित रूप से वितरित है। किंतु जैसे ही आप वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं, देखो E इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया आपने। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को कहाँ रख दिया, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया है। E इज नॉट इक्वल टू 0, E का मान 0 नहीं है, यानी अब वैद्युत क्षेत्र है। आपने परावैद्युत पदार्थ, जो ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है, किसको रखा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को आपने वैद्युत क्षेत्र में रखा। तो अब देखो सबके धन दाई साइड में आ गए और ऋण बाई साइड में आ गए। तो अब सबका देखो यहाँ पर इसका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी कहाँ होगी, इस तरह से होगी, इसकी कैसे होगी, इस तरह से, इसकी इस तरह से, इसकी इस तरह से, इसकी भी इस तरह से, सब एक डायरेक्शन में। और किस डायरेक्शन में, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में हो जाएंगे। अगर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस दिशा में है, जो E है उसकी डायरेक्शन इधर को है, तो E की डायरेक्शन में हो जाएंगे। E की डायरेक्शन यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये E की डायरेक्शन हो गई। तो इन सब का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जितने भी ये हैं आपके परमाणु, इनका सबका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, क्षेत्र की दिशा, E की दिशा में ये हो गया। E वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कोई इधर को था, कोई इधर को था, कोई नीचे को था, अनियमित रूप से वितरित था। जब E इज इक्वल टू 0, जब वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं था, उस समय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो उस समय ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अस्थायी तो होता है, किंतु अनियमित रूप से वितरित रहता है। किंतु अगर वैद्युत क्षेत्र में आपने रखा है, तो जितना उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो सारा का सारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अग्रसित हो जाता है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहती है, जब तक का पूरे पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा में न हो जाए। तो ये एक डायग्राम के माध्यम से हमने दिखा रखा है। इसको मैं आगे जो अभी मैंने यहाँ पर चित्र बनाया है, यहाँ पर ये दिखा दिया हमने। ये ई की दिशा में ये P है, ये सबका P इस साइड में। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p। ये डायरेक्शन दिखा रहा है इसका, ये नीले रंग से किस दिशा में है, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है देख रहे होंगे आप, रेड लाइन ये किसकी लाइन है, किसकी दिशा को दिखा रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। और ये P किसकी दिशा को दिखा रहा है, यहाँ पर ये नीली जो लाइन है, नीला जो तीर का निशान है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को दिखा रहा है। तो E और P की डायरेक्शन एक ही है, ठीक है। तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से आगे भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर जो हमने पीछे दिखाया था, ये E इज इक्वल टू 0, जब E 0 है, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र 0 है,
यानी जब आपने ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखा है, तो देखो आप यहाँ पर ये किसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है, ये जो ये रेखाएं, ये जो तीर के निशान है, ये क्या प्रदर्शित कर रही है, पी की डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रही है। किसी की डायरेक्शन ऐसी है, किसी की डायरेक्शन ये है, ऐसी है, किसी की डायरेक्शन ऐसी है, किसी की डायरेक्शन ये, अलग अलग डायरेक्शंस में है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण अनियमित रूप से वितरित है। किंतु जैसे ही आपने E इक्वल टू 0 लगाया, E इज नॉट इक्वल टू 0 यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया, तो P इज नॉट इक्वल टू 0, P इज नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर भी P इज नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पर भी P नहीं है 0, ठीक है, यहाँ पर भी P 0 नहीं है, यहाँ पर भी P 0 नहीं है, P तो दोनों जगह 0 नहीं है, किंतु यहाँ पर अनियमित रूप से वितरित होगा जब E बराबर 0 होगा, और जब E इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इस प्रकार से वो क्षेत्र की दिशा में हो जाएगा। हम यहाँ पर दिखा सकते हैं इसको, ये अगर ये क्षेत्र की दिशा E है तो P की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये जो तीर के निशान है, जो अंदर ये तीर के निशान है, P की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी वो क्षेत्र की दिशा में हो जाते हैं। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट था, ध्रुवीय अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का कॉन्सेप्ट। अब इन पदार्थों को ध्रुवीकृत करना है, ठीक है, तो इसमें पहला है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवीकरण। देखो अध्रुवीय जो परावैद्युत पदार्थ है वो उसका ध्रुवीकरण अभी सामान्य अवस्था में वो ध्रुवीकरण नहीं होता है, उसमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का सामान्य अवस्था में, यानी जब उस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया गया है, आरोपित नहीं किया गया है, उस समय क्या है, उस समय वो ध्रुवीकृत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 है। अब उसमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपने जनरेट करना है, यानी ध्रुवीकृत करना है। ध्रुवीकृत करने का मतलब आपने अब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जनरेट करना है, उत्पन्न करना है उसमें। तो कैसे करेंगे उसके लिए, ये पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए। ये पीछे आपने अभी देखा जब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हमने पढ़ा था, तो ये विभिन्न परमाणु है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के, और वहाँ पर गुरुत्व केंद्र क्या थे, संपाती थे। क्या थे गुरुत्व केंद्र, क्या थे वहाँ पर, संपाती थे। गुरुत्व केंद्र क्या है यहाँ पर, संपाती है। E बराबर 0 पर क्या है, गुरुत्व केंद्र क्या है, ये संपाती है। यहाँ पर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सारे गुरुत्व केंद्र क्या है, संपाती हैं। गुरुत्व केंद्र क्या है यहाँ पर, धनायनों और ऋणायनों के गुरुत्व केंद्र क्या है, संपाती हैं। कब है धनायनों और ऋणायनों के गुरुत्व केंद्र, कब संपाती हैं, जब E इज नॉट इक्वल टू 0। किंतु जैसे ही E इज इक्वल टू 0 पर, जब E इज इक्वल टू 0 है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र आपने अप्लाई नहीं किया है, उस समय ये स्थिति है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये दूसरी स्थिति, जब E इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बाहर से आपने एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया है, तो उस स्थिति में आप P इज नॉट इक्वल टू 0, P 0 नहीं होगा, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होगा। ये एक साइड ये धनावेश चला जाएगा, एक साइड ऋणावेश चला जाएगा, ये धनावेश ऋणावेश, ये एक साइड धनावेश, एक साइड धनावेश, एक साइड ऋणावेश, ठीक है, यानी ये ध्रुवीकृत हो जाता है। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर, ये ध्रुवीकृत होता है। तो अब ये ध्रुवीकरण की प्रोसेस कैसी होती है, ध्रुवीकरण का मतलब एक साइड आपका धनावेश हो जाएगा, एक साइड ऋणावेश हो जाएगा, एक स्थान पर नहीं रहेगा, ठीक है। जब E इक्वल टू 0 था तो एक स्थान पर था धनावेश और ऋणावेश, उनके गुरुत्व केंद्र संपाती थे, तो वहाँ पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं हो रहा था। किंतु जैसे ही आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई किया तो वहाँ पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जनरेट हो जाएगा, धनावेश और ऋणावेशों के बीच की एक डिस्टेंस होगी, जिससे वहाँ पर एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जनरेट हो जाता है। अब देखो होता क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ आप किसी वैद्युत क्षेत्र उस पर लगाते हैं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र उस पर लगाते हैं, तो क्या होगा। अब देखें यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की पहले दिशा दिखा देते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। यहाँ पर ये पदार्थ है, कोई ये पदार्थ है नीले रंग का जो बाउंड्री है, ये कैसा पदार्थ है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। और इसको आपने कहाँ रख दिया, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दिया। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, जहाँ बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ये दाएं से बाएं से दाईं ओर ये तीर का निशान क्या प्रदर्शित कर रहा है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या यहाँ पर कि जैसे इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे आप, तो यहाँ पर जो ये धनावेश है, ये धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अग्रसित हो जाएगी। ये धनावेश की दिशा ऐसी हो जाएगी, ये धनावेश जो भी धनावेश है इसकी दिशा ऐसी हो जाएगी, E की दिशा में।
धनावेश की दिशा ऐसी हो जाएगी ई की दिशा में, ठीक। और जो ऋणावेश है, ऋणावेश कैसा हो जाएगा, ए, ऋणावेश की दिशा ऐसी हो जाएगी इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, ए, इस ई के विपरीत, ए, ऋणावेश की दिशा ऐसी हो जाएगी इस ई के विपरीत। बात समझ में आ रही? ये ई था आपका, ई की दिशा में, तो ये किसकी दिशा हो जाएगी, धनावेश की दिशा हो जाएगी, और ये वाली किसकी दिशा हो जाएगी, ऋणावेश की दिशा हो गई। बात समझ आ रही? ये धनावेश की दिशा हो गई, ऋणावेश की दिशा हो गई, अगर ई की दिशा ऐसी है, ये वाली है। कब? जब आपने किसी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को ई वाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा तो धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो जाता है और ऋणावेश उसकी विपरीत दिशा में हो जाता है। अब जब ये स्थिति होती है तो यहाँ पर एक प्रत्यानयन बल, एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, कार्य करता है। क्या होता है रिस्टोरिंग फोर्स? यह क्या करेगा, ये धनावेश को जो डायरेक्शन इसकी ऐसी हो रही है, इसको इससे होने से रोकेगा, इधर जाने से रोकेगा। ये पहले एक स्थान पे थे नहीं, ये आपका पहले तो एक स्थान पे थे जब तक E = 0 था, किंतु जैसे आपने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, ई में रखा, तो ये ऋणावेश इधर आ गया, धनावेश इधर आ गया, यानी धनावेश की दिशा इधर को हो गई, ऋणावेश की दिशा इधर को हो गई। ये ऋणावेश की दिशा, ये धनावेश की दिशा है, ये धनावेश की दिशा ई की दिशा में है और ऋणावेश की दिशा ई के विपरीत है। किंतु अब क्या होगा, इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर एक प्रत्यानयन बल लगता है, धनावेश पर भी और ऋणावेश पर भी एक प्रत्यानयन बल लगता है, एक अपोजिट बल लगता है, और वो क्या करता है, इस ऋणावेश को इस दिशा में जाने से रोकेगा और धनावेश को इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने से रोकता है, विपरीत बल लगता है। और ये बल तब तक लगता रहता है, ये खिंचाव, यह प्रत्यानयन बल तब तक लगता रहता है धनायनों और ऋणायनों पर, जब तक कि इस प्रत्यानयन बल का मान किसके बराबर ना हो जाए, जो इस वैद्युत क्षेत्र ई के कारण जो वैद्युत बल उत्पन्न हुआ है, ये है, ई के कारण एक वैद्युत बल उत्पन्न होगा ना, एफ, जहां पर ई होगा वहां पर एफ भी होगा। तो इस ई वैद्युत क्षेत्र के कारण, ये जो ई यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, इसके कारण जो एफ वैद्युत बल उत्पन्न होगा, वो जब तक इन धनायनों और ऋणायनों पर या धनावेशों और ऋणावेशों पर लगने वाले प्रत्यानयन बल के बराबर ना हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, जब ये प्रक्रिया बराबर हो जाती है तो तब आपका जो ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ था, ये क्या हो जाता है, ध्रुवीकृत हो जाता है। ठीक है, इसी को हमने यहाँ आगे भी लिखा है, यहाँ पर ये आपका ई की दिशा में क्या हो गया, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जनरेट हो गया। प्रत्यानयन बल और जो वैद्युत इसके कारण जो बल F जनरेट हुआ था वो बराबर हो गए। अब जब वो बल बराबर हो जाते हैं तो तब वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उत्पन्न हो जाता है, और जिसकी दिशा कहाँ होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होती है। और इस प्रकार से ये अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ क्या हो जाता है, ध्रुवीकृत हो जाता है। क्या था, फिर से समझ लीजिए, ये है स्टार्टिंग वाली, जब पोजीशन E = 0 है, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र 0 है, तो उस समय संपाती है, धनायन और ऋणायन संपाती है, उनके गुरुत्व केंद्र संपाती है। जैसे ही आपने वैद्युत क्षेत्र E आरोपित किया इस अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ पर, तो धनायन तो किस ओर जाने लगेंगे, ये धनायन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने लगेंगे, और जो ऋणायन है ये वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाने लगेंगे। अब क्या होगा, इन धनायनों और ऋणायनों पर एक प्रत्यानयन बल लगेगा, और वो जब तक इस वैद्युत क्षेत्र ई के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत बल F के बराबर न हो जाए, तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, खिंचाव और बल लगता रहता है। और जब ये बराबर हो जाता है तो वहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा P, उस वहां पर, कहां पर, उस पदार्थ के अंदर, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उत्पन्न होने का मतलब वो ध्रुवीकृत हो गया। कौन, वो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ ध्रुवीकृत हो गया, पोल बन गए। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा भी है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि जब किसी अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके परमाणु की नाभिक में स्थित धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं। वैद्युत क्षेत्र जो धनावेश है, यानी पॉजिटिव जो आयन है, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अग्रसित हो जाते हैं, अभी हमने देखा, और ऋणावेश विपरीत दिशा में अग्रसित हो जाते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अग्रसित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप धनावेश तथा ऋणावेश के बीच एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, वही रिस्टोरिंग फोर्स कार्य करता है। ये क्या करता है, यह खिंचाव या प्रत्यानयन बल
परमाणु पर तब तक लगता है जब तक यह धनावेश और ऋणावेश पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न वैद्युत बल के बराबर और विपरीत दिशा में ना हो जाए, बराबर भी हो जाए और विपरीत दिशा में भी ना हो जाए। ये मैंने आपको अभी बता दिया। इस तरह धनायनों और ऋणायनों के केंद्र क्या नहीं रह पाते हैं, अब संपाती नहीं रह पाते हैं। अभी आपने चित्र में देखा कि इस साइड में पहले एक ही स्थान पे थे, अब क्या हो गया, यहाँ धनायन हो गया एक साइड में और एक साइड पर ये ऋणायन। एक साइड ये धनावेश आ गया, एक साइड ऋणावेश हो गया, जो कि पहले एक ही स्थान पर थे जब वो गुरुत्व केंद्र उनका संपाती था। ठीक है ना, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थों में, किंतु वैद्युत क्षेत्र में रखने पर ये स्थिति हो गई, अलग अलग हो गए। तो अब जब ये होगा संपाती नहीं रह पाते हैं और उस पर एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में उत्पन्न हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा पी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में, जो पी था उसकी दिशा और ई की दिशा क्या थी, ए की थी, ए की दिशा में थे वो। तो इस प्रकार अध्रुवीय पदार्थ जो है या अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है उसका वैद्युत ध्रुवीकरण हो जाता है, वो ध्रुवीकृत हो जाता है।